नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को फसल कटाई के त्यौहार के रूप में मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों के संरक्षण के लिए झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस की बिक्री के लिए सशर्त मंजूरी दी। एनजीटी ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं या द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र योजना तैयार करने का निर्देश दिया। चलिए अब बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को फसल कटाई के त्यौहार के रूप में मनाया गया। मकर संक्रांति पूरे भारत में फसल कटाई का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों, परंपराओं और उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। यह मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पहला दिन भी है। मकर संक्रांति सर्दियों के मौसम की समाप्ति और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिनों की शुरुआत का भी सूचक है। खगोलीय दृष्टि से ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस शीतकालीन फसल कटाई त्यौहार को विविध नामों से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नाम इस प्रकार हैं। कश्मीर में इसे शिशुर और संक्रांत कहा जाता है। वहीं जम्मू में मगही, संग्रंद और उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में भी इसे उत्तरायण ही कहा जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी और हरियाणा व राजस्थान में इसे सकरात कहते हैं। अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में इसे मकर संक्रमण, तमिलनाडु में इसे थाई पोंगल, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में पेड़ा पांडुंगा कहते हैं। अगर उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखें तो मकर संक्रांति को अरुणाचल प्रदेश में बिहू, असम में माघ बिहू या भोगली बिहू कहते हैं। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे की वैधता का निर्धारण करने का मामला 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघवाद में संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, न कि अल्पसंख्यक संस्थान। 1967 के निर्णय के बाद एएमयू अधिनियम 1981 बनाकर सरकार ने एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया था। लेकिन बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2006 में इस अधिनियम के प्रावधान को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस निर्णय को केंद्र सरकार ने चुनौती दी हुई है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले जानते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। इस अनुच्छेद में इन्हें अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30(1) में दिए गए अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम 2005 बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। ये किसी भी संस्थान के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में दर्जे से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। केंद्र सरकार ने 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। इन समुदायों का नाम है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। चलिए खबर के आखिर में बात करते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त विशिष्ट विशेषाधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 30(1)(a) के तहत किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। एमईआईज को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत आरक्षण नीति लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम को 2012 में संशोधित किया गया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले और सहायता नहीं प्राप्त करने वाले एमईआईज पर लागू नहीं होता है। चलिए बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर के बारे में।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों के संरक्षण के लिए झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया। झारखंड के कोडरमा जिले में एक वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बीमार मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से गिद्धों को बचाना है। दरअसल जब इन बीमार मवेशियों की मृत्यु हो जाती है तो इनमें डाइक्लोफेनाक दवा के तत्व मौजूद रहते हैं। जब गिद्ध इन मृत मवेशियों को खाते हैं तो इस दवा के प्रतिकूल प्रभाव से वे बीमार होकर मरने लगते हैं। इस प्रकार वे विलुप्त होते जा रहे हैं। वल्चर रेस्टोरेंट एक ऐसा निषिद्ध क्षेत्र है जहां गिद्धों और अन्य मुर्दाखोर जानवरों के खाने के लिए गैर विषाक्त और मवेशियों के मृत शरीर डाल दिए जाते हैं। इस तरह के रेस्टोरेंट महाराष्ट्र के रायगढ़, गढ़चिरौली और नासिक जिले में, पंजाब के पठानकोट में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहले से स्थापित है। डाइक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इसका उपयोग पशु चिकित्सा हेतु किया जाता है, लेकिन ये दवा गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए विषाक्त साबित हुई है। गिद्ध बड़े आकार के मुर्दाखोर पक्षी हैं। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। इन प्रवासी प्रजातियों का नाम है सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयन गिद्ध। ये पक्षी मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं तथा वन्य जीवन में रोगों के संक्रमण को रोकते हैं। इस तरह ये प्राकृतिक सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं। भारत में गिद्धों के संरक्षण की स्थिति की बात करें तो गिद्धों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। गिद्धों के समक्ष कुछ खतरे भी मौजूद है, जैसे कि मानव जनित गतिविधियों के कारण गिद्धों के प्राकृतिक पर्यावासों को नुकसान हुआ है, आहार की कमी, डाइक्लोफेनाक दवा के कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और बिजली की तारों से करंट लगने से बड़ी संख्या में गिद्धों की मृत्यु भी हुई है। खबर के आखिर में अब बात करते हैं गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में। पशु चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनाक, कीटोप्रोफिन और असिक्लोफेनाक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 का संचालन किया जा रहा है और हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आइए अब चलते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस व्यापार नीति फोरम की स्थापना 2005 में हुई थी। यह व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर वार्ता करने तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने वाला एक मंच है। चलिए अब जानते हैं कि 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक के मुख्य परिणाम क्या रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने के लिए संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह संयुक्त सुविधा तंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के परिणामों को परस्पर मान्यता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही जब भी संभव हो द्विपक्षीय पारस्परिक मान्यता व्यवस्था स्थापित करेगा। इससे वस्तुओं की 2 बार टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के व्यापार के लिए नियमों के पालन की लागत कम हो जाएगी। साथ ही बैठक में सामाजिक सुरक्षा समग्रीकरण समझौते अर्थात सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। अमेरिका के जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस अर्थात जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारत ने अपने लाभार्थी के दर्जे को वापस बहाल करने की मांग की। गौरतलब है कि अमेरिका ने कुछ वर्ष पहले भारत को इस व्यवस्था के तहत दिए जा रहे लाभ को वापस ले लिया था। जीएसपी सबसे बड़ा और सबसे पुराना अमेरिकी व्यापार तरजीह कार्यक्रम है। इसके तहत शामिल लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों पर अमेरिका में आयात शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस तरह यह कार्यक्रम इन देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आइए अब नजर डालते हैं भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की स्थिति पर। वर्ष 2022-23 में $128.55 बिलियन के व्यापार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। साथ ही वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। जैसे 2019 में अमेरिका ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस सूची से हटा दिया था।
अमेरिका ने अपने H-1B वीजा मानदंडों को सख्त कर दिया है। अमेरिका भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को संरक्षणवादी उपाय मानता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका व्यापार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले भी शुरू की गई हैं, जैसे भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद, अमेरिका भारत व्यापार परिषद, भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी आदि। अब बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस की बिक्री के लिए सशर्त मंजूरी दी है। हम खबर की बात करें उससे पहले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत औषधियों के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के परिचालन, औषधियों के मानक निर्धारित करने आदि के लिए जिम्मेदार है। अब खबर की चर्चा विस्तार से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दवा निर्माताओं से 3 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस पर बिक्री के बाद की सेफ्टी, निगरानी और प्रभावकारिता संबंधी डेटा तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही अन्य 2 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में डोजेज एवं इंफॉर्मेशन लेवल बदलने का भी निर्देश दिया है। ये 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस उन 344 ड्रग कॉम्बिनेशंस का हिस्सा हैं जिन पर सरकार ने पहली बार 2016 में प्रतिबंध लगा दिया था। फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस दवाओं में एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इन दवाओं को सिंगल यूनिट के रूप में या फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल उत्पाद के रूप में भी लिया जा सकता है। अगर भारत के फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के विनियमन की बात करें तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 122E में कहा गया है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पहले से अनुमोदित किन्हीं 2 या 2 से अधिक दवाओं का इस्तेमाल करके बनाई गई फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस दवा को भी नई दवा माना जाएगा। वर्ष 2022 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के अनुमोदन के लिए ड्राफ्ट नीति जारी की थी। अगर हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के लाभों की बात करें तो इनकी मरीजों में बेहतर स्वीकार्यता होती है, क्योंकि कुछ ही टैबलेट्स लेने की आवश्यकता होती है। इनके प्रयोग से ड्रग प्रबंधन आसान है और दवा प्रतिरोध के उभरने की आशंका भी कम होती है। इनके उपयोग से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनुपालन संबंधी सरलता होती है, क्योंकि कम संख्या में टैबलेट्स का रखरखाव करना होता है। साथ ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के उपयोग से सिंगल ड्रग के दुरुपयोग की संभावना कम होती है। आइए अब जानते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से जुड़े मुद्दे क्या हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाली फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के कई ब्रांड के चलते डॉक्टर को दवा प्रिस्क्राइब करने में कठिनाई पैदा होती है। साथ ही अलग अलग दी जाने वाली दवाओं की बजाय फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस वाली दवाओं से मरीज पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना बढ़ जाती है। इससे मरीजों में फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की पहचान करने में भी कठिनाई होती है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में उपयोग किए गए कॉम्बिनेशन के चलते दवा प्रतिरोध पैदा होने की संभावना भी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। एनजीटी ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं या द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र योजना तैयार करने का निर्देश दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तटीय क्षेत्र प्रबंधन या द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र जैसी योजनाओं को शीघ्र तैयार करवाने का निर्देश दिया है। ये योजनाएं तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केवल ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने ही तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार CZMP या ICRZP जैसी योजनाओं को तैयार किया है। इसके अतिरिक्त ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान द्वीप समूह ही एकमात्र ऐसे द्वीप हैं जिन्होंने द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CZMP के बारे में। CZMP या ICRZP रणनीतिक फ्रेमवर्क है। इन्हें तटीय क्षेत्रों में मानव जनित गतिविधियों के प्रबंधन और विनियमन के लिए डिजाइन किया गया है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं के मुख्य घटकों में 2 नाम शामिल है। पहला है जोनिंग। CZMP तटीय क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करता है, जैसे नो डेवलपमेंट जोन और तटीय विनियमन क्षेत्र। और दूसरा घटक है लोक भागीदारी। स्थानीय समुदायों की राय और उनकी चिंताओं आदि पर विचार करने के लिए उनसे चर्चा करना।
चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तटीय विनियमन क्षेत्र से जुड़ी अधिसूचनाओं के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्र में मानव जनित गतिविधियों के विनियमन के लिए CRZ अधिसूचना जारी की थी। ये अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई थी। इसके बाद तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 ने कुछ तटीय हिस्सों को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था। साथ ही CZMP तैयार करने का कार्य तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया था। इस अधिसूचना की शैलेश नायक समिति ने समीक्षा की थी। CRZ अधिसूचना 2019 ने 2011 की अधिसूचना की जगह ली। CRZ 2019 में CZMPs के संशोधन पर जोर दिया गया था और द्वीपीय तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 ने द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना 2011 का स्थान लिया है। चलिए खबर के आखिर में तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ के अलग अलग स्तरों के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आता है CRZ 1A। इसमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, सॉल्ट मार्श शामिल है। इसके बाद आता है CRZ 1B। इसमें निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच के क्षेत्र शामिल हैं। CRZ 1A और B के बाद इस सूची में नाम शामिल होता है CRZ द्वितीय का। इसमें मौजूदा नगरपालिका सीमा के भीतर के ऐसे क्षेत्र या अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो काफी हद तक निर्मित है, लेकिन जिस भूमि में अपेक्षाकृत कोई गतिविधि नहीं है या जो CRZ प्रथम या द्वितीय से संबंधित नहीं है, वो क्षेत्र CRZ तृतीय के अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में मौजूद तटीय क्षेत्र, मौजूदा नगर पालिका सीमा के भीतर के क्षेत्र या अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं है। आखिर में आते हैं CRZ 4A और B। CRZ 4A में निम्न ज्वार रेखा यानी LTL से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक के जल क्षेत्र और CRZ 4B में ज्वार से प्रभावित अंतर्देशीय जल क्षेत्र शामिल हैं। चलिए आखिर में अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है काबो वर्डे। इस देश की राजधानी है प्राया। WHO ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद ये दर्जा हासिल करने वाला काबो वर्डे तीसरा अफ्रीकी देश है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। काबो वर्डे का कोई निकटतम पड़ोसी देश नहीं है। ये द्वीप समूह कभी पुर्तगाली उपनिवेश था। इसमें 10 द्वीप और 5 लघु द्वीप शामिल हैं। अब बात करते हैं काबो वर्डे देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। ये द्वीप समूह मूल रूप से ज्वालामुखी उद्गार से बना है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर है पिको डो फोगो और यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आइए बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। IIT खड़गपुर के एक संयुक्त अध्ययन में गुजरात के वडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। यह बस्ती उत्तर वैदिक या पूर्व बौद्ध महाजनपदों या कुलीन गणराज्यों के युग की प्रतीत होती है। इससे इस शहर की प्राचीनता का पता चलता है। वडनगर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर जोनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस कन्वेंशन को आधिकारिक तौर पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के रूप में माना जाता है। इसे 1948 में अपनाया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विदेशी नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत में निवास करने और बसने के अधिकार के हकदार का दावा नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। यह नदी पेंच रिजर्व से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। साथ ही इसका विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर जिले तक है, जहां यह एक अलग अभयारण्य है। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने
राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की मेडिकल स्टोर पर बिक्री की निगरानी करना और उसे रोकना है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने देश के करीब 30 संस्थानों की ग्रेडिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस काउंसिल की स्थापना 1994 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है। यह कॉलेजों, विश्वविद्यालयों जैसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का आकलन करती है और उन्हें एक्रीडिटेशन यानी मान्यता प्रदान करती है। मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड सेक्शन का उद्घाटन किया गया। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इस्पात मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। स्टील निर्माण के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में स्टील स्लैग प्राप्त होता है। स्टील निर्माण वाली भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान स्टील स्लैग का उत्पादन होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले 5 दशकों में कावेरी बेसिन में हरित आवरण में कमी को लेकर दक्षिणी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक फैला हुआ है। इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।